विज्ञान के पेपर में कुछ अगर आपको नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप विज्ञान के पेपर को पास करोगे। आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं कि अगर विज्ञान का पेपर कल देने जाने वाले हो, अगर बैठे हो एग्जाम हॉल में और एक भी प्रश्न अगर विज्ञान का नहीं आ रहा है तो उसको कैसे पास करोगे। 70 नंबर का अगर पूरा के मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे ट्रिक से 70 में 70 नंबर आ जाएगा। 70 में 70 नंबर उसी व्यक्ति का आएगा जो पढ़ने में मल्टी टैलेंटेड होगा, जो बिल्कुल साल भर अच्छे से तैयारी किया है। लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि 40 से 45 नंबर आराम से ला पाओगे। 70 में 40 से 45 नंबर मेरे ट्रिक की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से ला पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पूरा देखना, इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों इतना अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप विज्ञान के पेपर को कल किसी कीमत पे पास कर पाओगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास बहुत समय होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ 40 से 45 नंबर ये स्कोर करके आने हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एडमिट कार्ड लेकर जाना, अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यह मैं पेपर बनाया हूँ, अपने हाथों से पेपर बनाया हूँ। और इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेरे पास, मैं बताता हूँ आप लोगों को। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगी कि लोग बता रहे हैं कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। बिल्कुल आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। कोई भी आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न का ट्रिक नहीं बता सकता, ठीक है। कोई भी बता रहा हूं, कोई भी आपको ये नहीं कर सकता कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, चाहे बी वाला ऑप्शन सही होगा, चाहे सी वाला ऑप्शन सही होगा, चाहे डी वाला ऑप्शन। कोई मेरे पास अगर इस तरह आपको बता रहा है कि ए और सी को क्लिक करके आना या बी और डी को क्लिक करके आना, तो समझिए कि बिल्कुल आपको गलत बता रहा है। मेरे प्यार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई ट्रिक होता ही नहीं है। एग्जाम में कौन सा आपको ऑप्शन दे दे कोई नहीं जानता है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इस पेपर को मैंने अपने हाथों से बनाया है। 20 प्रश्न मैंने बहुविकल्पीय का लिया है और वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों कि मैं इतना कह सकता हूं आपको कि 20 में आपके 10 प्रश्न बन रहे हैं। 10 प्रश्न यहां से बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। 10 प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में यहां से बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिखा देता हूं कौन सा प्रश्न है। पहले जल्दी जल्दी से इसका आंसर बता देता हूं, यहां से इसको तैयार कर लीजिए। देखिए मैं कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके 20 में 10 नंबर बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। मैं कम से कम आपको 30 से 35 बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं, इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का ट्रिक बताऊंगा। सब्जेक्टिव का ट्रिक होता है, आप सब्जेक्टिव का पास कर सकते हो किसी भी तरह लिखकर, लेकिन ऑब्जेक्टिव का कोई ट्रिक नहीं। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण है, अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच अगर हम रख देंगे तो प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों कैसा बनेगा। तो वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात आप बिल्कुल याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। चलिए दूसरा है दूरदृष्टि दोष, जिसे दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। यहां से आपके प्रश्न एक बनेंगे कि दूरदृष्टि दोष के लिए, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर वही आप निकट दृष्टि पूछ दे तो निकट दृष्टि पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तब आप ऑप्शन अवतल लेंस पे लगाते ट्रिक। तो 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया ना। अगर निकट पूछेगा तो अवतल लेंस, दूर पूछा है तो उत्तल लेंस। 2 प्रश्न यहीं से आपके क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गए। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं जगह जगह से आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा दिया, लेकिन इस वीडियो में इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि वीडियो जब आप देखोगे तो दोनों साथ में आप लोग इसको मर्ज कर पाओगे। यह आपको ये चित्र दे देगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। नीचे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के धारा के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। बिल्कुल इसको याद लेना है। प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। एक एक बीच में प्रश्न मैं वैसा प्रश्न लूंगा जो एकदम फिक्स 100% के आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको 40 से 45 नंबर किसी कीमत पे लाना है, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन अगर 0.5 है तो यह लेंस कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जो लेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो आपको प्रश्न करा, देखो ऑब्जेक्टिव का कोई ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक होता तो मैं तुरंत बता देता आपको, लेकिन मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। मतलब अधिकतम किस रंग का विचलन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अधिकतम जो होता है बैगनी रंग का होता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों, बैगनी रंग का होता है। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। एक ट्रिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक ट्रिक होता है विब गोर के नाम से, ठीक है, विब ग्योर के नाम से यहाँ पे ट्रिक होता है। यहाँ पे इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आता है यह आपका बैगनी, बैगनी के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इंडिगो आता है, इसके बाद ब्लू आता है, इसके बाद ग्रीन आता है, इसके बाद येलो आता है, इसके बाद ऑरेंज आता है, इसके बाद रेड आता है। यहाँ सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का होता है, फिर ग्रीन का होता है, फिर येलो का होता है, फिर ऑरेंज का होता है, फिर इसके मेरे प्यारे बच्चों सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद करना, इसी सीरीज को याद कर लो, कोई भी ऑप्शन आएगा इसको क्लिक कर पाओगे। हालांकि इसमें बैगनी दिया तो बैगनी हम कर देंगे क्योंकि सबसे अधिकतम विचलन बैगनी रंग का होता है। इसके बाद देखिए ये जो प्रश्न है 5वां, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 5वां मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या है कि R1 R2 प्रतिरोधों के 2 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा मेरे प्यारे बच्चों। याद करिए इसका तुल्य प्रतिरोध का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका तुल्य प्रतिरोध मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R1 × R2 बटे में R1 + R2। इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आपके आने वाला है।
ठीक है, ताकि आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो पाए। इसके बाद है 6 नंबर, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है, किसका बना होता है मेरे प्यारे बच्चों? टंगस्टन का बना होता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 7वां कि विद्युत सेल में रूपांतरण होता है, मतलब विद्युत सेल रूपांतरण करता है मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को किसमें? वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आया है आप लोगों का खंड ख मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, खंड ख है। और देखिए मैं आगे आप लोगों को प्रश्न बताता हूँ यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना। ये वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण में कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण याद कर लीजिए, यह होता है 6CO2 प्लस 12H2, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश परावर्तित के रूप में यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है, पानी बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पे है कि रासायनिक अभिक्रिया ये दिया हुआ है, पूरा पूरा रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। वाई का मान पूछा है कि यहाँ पे वाई के स्थान पे मेरे प्यारों क्या आएगा? ठीक है, तो वाई के स्थान पे देख लीजिए, यहाँ पे FCl2, तो यहाँ FCl2 दिया हुआ है, H2O तो यहाँ पे H2O भी दिया है, वाई बचा तो वाई में मेरे प्यारों क्या बच जाएगा? यहाँ पे SO2 बच जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर ऑक्साइड। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वाई के स्थान पे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? 4 ऑप्शन दे दिया, अम्लीय लवण पूछा, किसमें से अम्लीय लवण कौन सा है मेरे प्यारों? तो ये आपका NaHSO4, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 10वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारों? 10वां प्रश्न देखिए क्या है। 10वां प्रश्न देखने पहले ये प्रश्न आप देख लीजिए, निस्तापन प्रक्रिया है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि निस्तापन प्रक्रिया है, तो निस्तापन प्रक्रिया जो है वो है कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पे। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पे मेरे प्यारे बच्चों। अगर यही आपका मेरे प्यारे बच्चों भर्जन पूछ लेता है, तो भर्जन जो होता था मेरे प्यारे बच्चों कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पे, तो भर्जन पूछता तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे निस्तापन पूछा है तो डी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है और भर्जन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं उसको। तो दोनों में से कोई भी प्रश्न आ जाएगा, चाहे भर्जन पूछे चाहे निस्तापन, तो आप इसके सापेक्ष अपना आंसर दे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अब इसमें आ जाइए। 10वां इसका क्या है कि मैट में मुख्यतः होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैट में मुख्यतः क्या होता है? ये होता है आपका कॉपर Cu2S और FeS होता है। सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सी वाला ऑप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये रासायनिक समीकरण दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है? पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो इस पे देखिए यहाँ भरा जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? CH3COOH भरा जाएगा यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, आप जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, बस याद करिए, समय नहीं है हमारे पास। इसके बाद बराबर उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड मेरे प्यारे बच्चों इसमें से कौन है? वो है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आइए यहाँ पे, ये दोनों प्रश्न देखिए, आपको सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है कि एमाइलेज है तो एमाइलेज किससे मिलेगा? स्टार्च से। पीत लवण है तो किससे मिलेगा? लिपिड से। ये आपका रेनिन है तो ये मिलेगा दूध प्रोटीन से। ये पेप्सिन है तो मिलेगा प्रोटीन से। मतलब ए का तीसरा से मिलान होगा, बी का चौथा से मिलान होगा, सी का दूसरा से मिलान होगा, डी का पहला का मिलान होगा। इसके बाद देखिए ये भी प्रश्न आपको याद करना है। ठीक है, कि अंतर श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, तो अंतर श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? याद कर लीजिए, पहले नासादार आएगा, नासोद्वार के बाद ग्रासनी आता है, कंठ आता है, श्वास नली आता है, फिर कुपिकाएं आता है। याद कर लीजिएगा इस सीरीज को। इसके बाद ये भी प्रश्न याद कर लीजिए, निम्नलिखित आकृति में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित कीजिए। मतलब यहाँ पे ए वाला है, इसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं? बी वाला को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? सी वाला को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? डी वाला को। तो ए को मेरे प्यार पीनियल ग्रंथि कहते हैं, बी वाला को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, सी वाला को थायराइड ग्रंथि और डी वाला को हमें थाइमस ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक प्रश्न आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखिए, इसका अगला प्रश्न क्या है? प्रोपेनन का रासायनिक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र इन चारों ऑप्शन में से कौन होता है? इसको भी याद कर लीजिएगा, वो है आपका C3H5। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब उपखंड का बायोलॉजी वाला कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 15वां पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहाँ पे संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, अगला है आपका 16वां प्रश्न, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो वृक्क जो है मेरे प्यारे बच्चों वो तो आपका उत्सर्जन से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो इसका सी वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले द्रुमिका तो होते हुए मेरे प्यारे बच्चों सिनेप्स से होते हुए तंत्रिका कक्ष से मिलता है, तो ये आप चित्र जरूर से जरूर याद करिए। यह है विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखिए 17वां क्या है? मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी? ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरजाघर। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 18वां कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो जाहिर सी बात है गर्भाशय में किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न जरूर से जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। निम्नलिखित चित्र भाग में ये चित्र बना दिया ए बी सी दिया है, किस क्रम में होंगे? तो याद कीजिए, ए को हम लोग प्रांकुर बोलते हैं, बी को मेरे प्यारे बच्चों बीज पत्र बोलते हैं और सी को मेरे प्यारे बच्चों बुलांकुर बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, देखिए प्रांकुर अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो प्रांकुर को मेरे प्यारे बच्चों तना प्रारो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तना प्रारो बोलते हैं। तो
अगर प्रांकुर ना देखे वो तना प्रारूप देखे तभी आप समझ लेना कि प्रांकुर ही बोला है। बीज पत्र को मेरे ख्याल से खाद्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे ख्याल से? खाद्य पत्र बोलते हैं बीज पत्र को। और मूलांकुर को जड़ प्रारूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जड़ प्रारूप बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो अगर ये वाला ना देकर ये वाला ऑप्शन दे तो इसको क्लिक कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये वाला प्रश्न भी तैयार कर लो। यहाँ पे मिलान कर रहा है, देखिए अमोनिया उत्सर्जित जो है वह जलीय अकशेरुकी से मिलेगा, यूरिया उत्सर्जित जो है उभयचर से मिलेगा, और यूरिक अम्ल उत्सर्जित जो है वो पक्षी से भी मिलेगा और सरीसृप से भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न आप लोगों को किसी कीमत पे तैयार करना। जो आपको बता रहा हूं, देखिए ऑब्जेक्टिव का ट्रिक कोई होता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न याद होने चाहिए तभी आप सही करके आ पाओगे। 19वां प्रश्न देखिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, 19वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो नर जननांग का प्रतिनिधित्व इन चारों ऑप्शन में से कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? पुंकेसर करता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? तो कौन सा पर्यावरण जो है मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वह उपयुक्त सभी, मतलब बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े को जाना, इसके बाद अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने वाली लाइटों तथा पंखों का स्विच, वाहन के अतिरिक्त विद्यालय तक पैदल जाना, ये सभी है, ठीक है। तो 20 मैंने यहाँ तक प्रश्न कराया। इसके बाद और कुछ मैं प्रश्न कराना चाहता हूँ, देखिए ये वाला प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए छोटे अक्षर को जब पढ़ा जाता है मेरे प्यारे तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो उत्तल लेंस इसमें है, उत्तल लेंस इसमें है, ठीक है। लेकिन यहाँ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। तो हमेशा 5 सेंटीमीटर, जितना छोटा फोकस दूरी होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए इसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न पूछता है, आसमान का रंग नीला दिखता है, मतलब आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिरण के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे जो प्रश्न आपको करा रहा हूँ वो प्रश्न बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो बनेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कथन निष्कर्ष वाला भी प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित द्वारा बना बंद आयनिक बंद कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है आयनिक बंद की उपस्थिति के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक कुछ होता है, ये भी सही बात है। इसलिए कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सत्य है, ये दोनों प्रश्न याद होना चाहिए। इसके बाद प्लास्टिक थैलियों के आलू के चिप्स में कुछ सड़ने से बचाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक वाला सामग्री है जिसमें चिप्स वगैरह रहता है, ठीक है, तो उसमें जो होता है मेरे प्यारे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इस बात को बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह यह होता है कि C डबल बॉन्ड 0, इसमें कोई C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। अब देखिए इसमें कोई भी इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है ना, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन याद रख लीजिए अगर इस तरह CHO पूछे तो ये एल्डिहाइड कहलाता है जो मेथनॉल होता है। C डबल OH पूछे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जिसे मेथनोइक अम्ल बोलते हैं, या आपका OH पूछे अल्कोहल है, इसका पहला सदस्य मेथनॉल होता है। तो इनमें से कोई भी प्रश्न घुमा के आपके पेपर में दे सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र है मेरे प्यारे, जो आपको करा रहा हूँ मेरे प्यारे वो बिल्कुल वही प्रश्न आपको मेरे प्यारे करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को देखिए कोई ट्रिक नहीं होता है मेरे प्यारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने सारे करा रहा हूं ताकि आपका एक भी प्रश्न मेरे प्यारे गलती ना हो पाए। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में दिए गए किस माध्यम प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? प्रकाश की चाल न्यूनतम हीरा में होती है, अधिकतम पूछे तो अधिकतम निर्वात में होती है, ये भी बात आप याद कर लेना। तो प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में, प्रकाश की चाल न्यूनतम हीरा में, ये बात आप बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए। ये वाला प्रश्न तो अभी जस्ट कराया हूँ, इतना बहुत हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इतना कर लोगे तो 10 प्रश्न क्लियर है। 10 प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे जितना मैं कराया हूँ, ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से मेरे प्यारे 10 नंबर ला पाओगे। चलिए अब मेरे प्यारे मेन है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। अब सब्जेक्टिव प्रश्न का कौन सा ट्रिक है? देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक होता है उसको बना के आप लिख सकते हो। कैसे? देखिए सबसे पहले खंड ब वर्णात्मक प्रश्न दिया है, तो सबसे पहले आप मेरे प्यारे करोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे खंड ब, ये हो गया आपके खंड ब, यहाँ पे आप इसके लिए सादा अंडरलाइन कर दीजिएगा। खंड ब है, वर्णात्मक प्रश्न है, इसके नीचे आप डालोगे वर्णात्मक प्रश्न। इसमें आपके ट्रिक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई ट्रिक नहीं होता है, उसका अगर सही आंसर आपको मालूम है तभी नंबर मिलेगा। वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे। इसमें भी वर्णात्मक प्रश्न में भी सबसे पहले उपखंड क आया है, उपखंड क मतलब फिजिक्स वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो उपखंड क डालोगे। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे प्रश्न उत्तर संख्या 21 है, तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। प्रश्न उत्तर संख्या 21 करने जा रहे हो तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालो। देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं आता है आपको, कैसे आंसर ले जाओगे इसको। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोला है 21वां कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक को प्रतिबिंब की स्थिति भी आती है। 4 नंबर ये प्रश्न आपको नहीं यार, इसको गलत ही लगा के कुछ ना कुछ नंबर लेके जाना है आप लोगों को। कैसे लगाओगे? देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पूछ दिया, आपको मालूम है कि F बराबर जो मेरे ख्याल से होता है वो फोकस दूरी से डोंट करते हैं, तो F बराबर 10 दिया मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखोगे 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए मेरे प्यारे अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा माइनस में। अगर कुछ बच्चे नहीं जानते माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो लिखना होगा आपको, चाहे आप माइनस में लिखे चाहे आपको प्लस में लिखे, लिखना तो होगा फोकस दूरी, ठीक है। इसके बाद बोला है कि दर्पण से कितनी दूर पर वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने मेरे प्यारे बच्चों। तो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाना मतलब आवर्धन का वैल्यू दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आवर्धन का वैल्यू m का वैल्यू दिया गया है कितना, 5 गुना, तो m बराबर 5 लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। जबकि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा कि v का वैल्यू ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे अब देखिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, इसी में जोड़ के आप कुछ ना कुछ मेरे प्यारे बच्चों आप करोगे, ठीक है।
आप देखिए क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे इसको लगाओगे। 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे ट्रिक मदद से, क्या करेंगे, हमको मालूम है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक सूत्र लगेगा, और वो सूत्र लगेगा दर्पण सूत्र ही, क्योंकि दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगेगा। दर्पण सूत्र आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, यह फार्मूला आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों। इसी फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो एफ का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू पता है, यू का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, किसी न किसी तरह दिमाग लगाओगे कि इस कैलकुलेशन को थोड़ा हम आगे बढ़ा सके। तो देखिए आप लिखोगे 1/f, तो एफ का वैल्यू तो -10 दिया है, यहाँ आप लिखोगे 1/v, वी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, प्लस 1/u मेरे प्यारे। अब u का वैल्यू क्या लिखोगे। अब मेरे प्यारे कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो u जो मेरे प्यारे 5 लिख दो। अब आप कहोगे कि m बराबर 5 है तो u बराबर 5 हमने क्यों लिखा। आपको ट्रिक बनाना है, किसी न किसी तरह लिख दीजिएगा कि m जो है u के बराबर है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि u बराबर 5। ये बिल्कुल मैं गलत लगा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके पर्पस लगा रहा हूँ कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, आपको स्टेप मार के कुछ बढ़ा के नंबर लेना है, इसलिए मैं तो ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1/-10 प्लस 1/5 रहेगा तो -1/5 बराबर 1/v हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल -1 फिर -5 दूनी के 10 बराबर 1/v हो जाएगा। ये हो जाएगा ऊपर -3/10 और बराबर 1/v, v को ऊपर कर दो, यहाँ पे 10/3 जो है नीचे आ जाएगा। बस बात खत्म, ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो मेरे प्यार बच्चों छोड़ने से बेहतर है कि आप इस तरह स्टेप बनाकर मेरे प्यार जो लिखें, आपको एग्जाम में नंबर दे देगा। ये बिल्कुल मैंने गलत लगाया है, क्वेश्चन सही है ही नहीं, लेकिन उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ आता ही नहीं है। जिनको आता है उसे तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूं, सारी चीजें जाके देख लीजिए। ये उनके लिए है कि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं नहीं आ रहा है तो आप किस तरह जोड़ घटाना कर उसको क्वेश्चन को पूरा करोगे, ताकि एग्जामिनर आप लोगों को नंबर मेरे प्यार बच्चों दे पाए। ठीक है, मान लीजिए देखिए ये भी तो नंबर का तो उसी तरह कर दोगे। ये 24वां प्रश्न है कि घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों के कार्य प्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन रंग लिखिए। अब मेरे प्यार जैसे बोला कि जीवित विद्युत में तार, अब विद्युत में तार के बारे में हेडिंग डाल लेना, उसके बारे में कुछ लिख लेना कि विद्युत में तार क्या है मेरे प्यार। ठीक है, उसमें लाइट कैसे आता है उसमें। ठीक है, विद्युत कैसे उसमें बहता है। रंग पूछा है तो कुछ भी रंग लिख लो, आपके समझ में आ रहा है लाल रंग तो आप लाल रंग ही लिख लो। भू संपर्क तार मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, जो भूमि से जुड़ा होता है जिसे अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसका लिख लेना कि अर्थिंग का कार्य होता है, उसमें लाइट नहीं आती है। ठीक है, कुछ भी अपने तरीके से बना के उसका रंग हरा होता है, कुछ भी लिख सकते हो। उदासीन तार है, इसको नीला लिख सकते हो। ठीक है, नीले कलर का होता है, इसका कार्य क्या होता है बना कर आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ वर्ड जोड़ के कीवर्ड को जोड़ के आप उसमें कुछ लिख सकते हो, प्रश्न छोड़ के बताइएगा। ठीक है, ऐसे करना। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, तो पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लिखिए मेरे बच्चों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम क्या कहता है, चित्र बना लीजिए। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम पूछा है, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को लिखिए। ठीक है, उसका फिगर बना लीजिए मेरे बच्चों, दाहिने हाथ बना लीजिए, ये सब बाएं हाथ इसमें बना लीजिए। चित्र कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे पाए। ठीक है, ऐसे आप लोगों को मेरे प्यार करना है। देखिए अगर 25वां आ गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट आपको मालूम नहीं है मेरे प्यार, लेड नाइट्रेट क्या है, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, PbNO3 ऐसे लिख दीजिए। गर्म करने में तो यहाँ पे गर्म कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिएगा Pb और प्लस NO3 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कुछ ना कुछ मेरे प्यार यहाँ पे रिएक्शन आपको लिखना ही लिखना है, छोड़ के नहीं आना। जैसे एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, अब एथेनोइक अम्ल आपको मालूम नहीं है कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आप HNO3 कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट पूछा है तो SONO4 कुछ नहीं आ रहा है गलत लिखिए। ठीक है, इसके बाद इसमें अभिक्रिया करा दीजिए, इसके साथ इसको करा दीजिए SONH हो जाएगा। ठीक है, और इसको कर दोगे तो NO3, ठीक है, HO4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जोड़कर मेरे प्यार कुछ ना कुछ स्टेप आपको बढ़ाना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं आता, ये मत कमेंट कीजिएगा मेरे प्यार ऐसे लिखोगे तो फेल हो जाओगे। तो छोड़ने से बेहतर कि आप इस तरह लिख के पास हो जाएंगे। जिनको आता है वो बिल्कुल सही से रिएक्शन लिखेंगे, सही से अपना लिखेंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो सारे प्रश्न आगे के भी जितने भी प्रश्न मेरे प्यार यही दिमाग आपको लगाना है कि निधोपादक हार्मोन्सों के नाम लिखना है, तो कोई भी दो पादप हार्मोन्स का नाम लिख दीजिए मेरे प्यार, उसका कार्य लिख दीजिए। पौधों में रंध्र की उपयोगिता, ठीक है, उल्लेख कीजिए, इसके बारे में कुछ आप लिख दीजिए मेरे प्यार बनाकर। कोई भी हार्मोन्स का नाम मालूम है, कोई भी दूसरे हार्मोन्स का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी। फिर बोला कि मानव विकिरण नेफ्रॉन की संरचना कार्य विधि का वर्णन कीजिए, तो नेफ्रॉन का चित्र बना दीजिए। कोई भी चित्र बना सकते हो अपने से, यहाँ पे कुछ भी ऐसे जैसे है आप लोगों का, कुछ भी आप चित्र बना दीजिए, उसमें आप सजा दीजिए कुछ चीज, कुछ नाम मेंशन कर दीजिए, लेकिन चित्र आपको बनाना है। यही काम मेरे प्यार करके आना। जिनको अगर कुछ नहीं आता है सारे प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हो। अब मेरे प्यार 40 से लेकर 45 नंबर ला सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव से 10 नंबर आ गया आपका तो बचा 60 नंबर। 60 में अगर आपका 30 नंबर भी आ गया मेरे प्यार, आधा नंबर भी बना के आपने लिखा आ गया तो 30 10 40 और स्कूल से 30 नंबर मिलेगा, 70 नंबर पास हो गया। तो ये काम करना है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना दिया हूं कि जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं तो इस ट्रिक की मदद से पास हो सकते हैं।